हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। और कैसी पढ़ाई चल रही है आपको? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए हमको। और सभी लोग रिवीजन कर रहे हैं अच्छे से? नहीं कर रहे हैं? जो लोग नहीं कर रहे हैं वो अच्छे से रिवीजन करें। रिवीजन करें, जितना क्लास में होता है उसको रिवाइज करिए सब। और रिवाइज करके उसको प्रॉपर उससे क्वेश्चन लगाइए। एक एक टॉपिक पे क्वेश्चन लगाइए। कम से एक टॉपिक पे कम से कम 200 क्वेश्चन लगाइए बायो के लिए। और फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए मिनिमम 60-70 क्वेश्चन तो लगाइए, 50-60 क्वेश्चन लगाइए एक टॉपिक पर। जितना आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट आएगा, उतना अच्छा दिमाग में सेट होगा। ठीक है? सेट होना जरूरी है। हर चीज आजकल लोग सेट करते हैं ना, इसलिए सेट करना जरूरी है। अगर सेट नहीं होगा तो काम कुछ चलेगा नहीं। ठीक है? ये एग्जाम है, कंपटीशन है, कंपटीशन के लिए दिमाग में सेट होना जरूरी होता है। ठीक है? और और कभी अभी एक हमारा वीडियो पड़ा था जिस पर काफी बच्चों ने उस पर कमेंट किया कि फैमिली भी इम्पोर्टेंट है और फ्रेंड्स भी इम्पोर्टेंट हैं, तो इनको कैसे छोड़ के एग्जाम देख सकते हैं। मतलब ऐसे काफ़ी कमेंट आए थे इस पर कि भाई फैमिली पहले होती है, एग्जाम एग्जाम को भी देखो फैमिली को देखो। बात सच है कि एग्जाम को भी देखना पड़ता है, फैमिली को भी देखना पड़ता है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि वो बात ये है कि अगर एग्जाम नहीं निकला आपका, ये मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूँ, अगर आपका एग्जाम नहीं निकला तो आपको वो फील होगा ना कि आप घर में रहोगे, अपने फैमिली के साथ रहोगे, फिर भी आपको ये लगेगा कि मैं यहाँ क्यों हूँ। समझ में आया कुछ बात को? तो जो लोग कहते हैं कि मतलब फैमिली इंपॉर्टेंट, यस फैमिली इंपॉर्टेंट है, फैमिली इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपका उतना ही इम्पोर्टेंट करियर है। अगर आप अपना एक करियर नहीं बना पा रहे हो, एग्जाम क्रैक नहीं कर पा रहे हो, तो एक टाइम पर ये होगा कि आपकी फैमिली भी जो है वो सोचेगी कि ये कुछ करता क्यों नहीं है। वो भी कहेगी आपसे कुछ नहीं हुआ, वो ये सोचेगी। आप कुछ नहीं कर पाए, आप जिंदगी में फेल हो, वो ये सोचेगी आपके बारे में। आप कुछ नहीं कर पाए, आप असफल एक व्यक्ति हो, ऐसे सोचेगी आपकी फैमिली। जिसके बारे में अभी आप सोचते हो कि एग्जाम बाद में, फैमिली पहले है, फैमिली इंपॉर्टेंट है। फैमिली इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपका करियर उससे इंपॉर्टेंट है। और आपका करियर बनाने के लिए आपको हर चीज का सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, चाहे फ्रेंड हो, चाहे जो भी हो। फ्रेंड, लव, आपकी फैमिली, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा आपको। आपका एग्जाम, आप जब तक अपना 100% नहीं देंगे, आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। ये श्योर है, अपने एक्सपीरियंस के साथ मैं कह रहा हूँ ये चीज है। तो जो लोग कमेंट करते हैं कि मतलब फैमिली से बढ़ के कुछ नहीं है, तो एग्जाम भी नहीं है सब वो, तो बेटा उन लोगों के लिए यही है कि फैमिली है, मैं मानता हूँ फैमिली है, इंपॉर्टेंट है फैमिली, लेकिन उससे कहीं बढ़ के करियर भी आपका है। चीज है, तो इसलिए मेहनत करिए। आप पहले अपने गोल को अचीव करिए। बेसिकली वो लोग क्या सोचते हैं, आपकी फैमिली क्या सोचती है आपके बारे में, कि हमारा बच्चा कुछ करे, कुछ बने, क्योंकि वो भी मोहल्ले में बता रखे है ना। होता क्या है, जैसे मोहल्ले में जब निकलते हैं, आप जब आप घर से निकले होंगे प्रिपरेशन करने के लिए, तो वो बहुत गर्व से बोलते होंगे, आपके जो पेरेंट्स हैं बाहर निकले, आपका बेटा क्या कर रहा है, हमारा बेटा नीट की तैयारी कर रहा है या इंजीनियरिंग कर रहा है हमारा बेटा, ये यूपीएससी की तैयारी करने गया है, बहुत गर्व से बताते हैं। लेकिन वही उनके लिए भारी पड़ जाता है एक टाइम पर। क्यों भारी पड़ता है? क्योंकि होता क्या है, एक साल हो गया, एक ड्रॉप हुआ, 2 ड्रॉप हुआ, नहीं निकल रहा है, अब उनको भी चिंता हो गई है। चिंता हो जाती है कि हम उससे तो कुछ निकल नहीं रहा है, एग्जाम नहीं निकला। भाई बेटे को चिंता है, लेकिन उस जो पेरेंट हैं उनको भी चिंता है। आपके जो पेरेंट उनको भी चिंता है कि बेटे से नहीं निकल रहा है। क्यों चिंता है? फिर उसके बाद में फिर अगले साल मिले वही पड़ोसी या भी जो उनके जो फ्रेंड लोग हैं आपके पेरेंट्स के, आपका बेटा क्या हुआ, इस साल हुआ कि नहीं हुआ, बार बार पूछेंगे, ऐसे पिन करते हैं, ऐसे पिन करेंगे। समझ में आया? उनको बार बार पिन करेंगे क्योंकि उनको भी पता है मजा लेने में मजा आता है उनको है। नहीं निकला, अरे आप कुछ और करा दीजिए, जैसे नीट की तैयारी कर रहा है बच्चा, अरे उसको बी फार्मा डी फार्मा कुछ करा दीजिए, उसके बस की नहीं, नर्सिंग करा दीजिए, उसके बस की नहीं है। ऐसे उनको ज्ञान देते हैं फिर वो लोग, तो उनके भी दिल पे लगती है। कि मैंने कितना गर्व से बताया था कि हमारा बच्चा जो है बाहर तैयारी करने गया है नीट की, और फिर एक टाइम पर क्या होता है, होता क्या है कि नहीं हो रहा है, तो उनको भी बुरा लगता है कि हमारा बच्चा नहीं कर पा रहा है। लेकिन फिर भी सोचो आपको सपोर्ट करते हैं वो लोग,
चलो कोई बात नहीं, इस साल नहीं हुआ, एक ड्रॉप और ले लो, ठीक नहीं हुआ एक ड्रॉप और ले लो। कितने बार वो सपोर्ट करते हैं आपको। इसलिए करियर भी इम्पोर्टेंट है। एक टाइम पर फिर आप भी कहोगे पापा हमसे नहीं हो रहा है, हम आ रहे हैं। अगर नहीं हो रहा है, हम आ रहे हैं कह के चले आए, ठीक है, तो फिर तो और जो भी उनके मिलने वाले होंगे तो और ही पिन करेंगे, आपके बेटे से हो गया, नहीं हुआ, हम तो पहले कहते थे नहीं होगा उससे, हम तो पहले कहते थे उसको बी फार्मा और नर्सिंग करा दो उसको, उससे नहीं होगा। तब लोग ये ताना मारते हैं, वो सोचो कितना उनको बुरा लगता होगा। आज जब उनको बुरा लगता है तो वही फिर फ्रस्ट्रेशन आप पर निकालेंगे। आप कुछ नहीं हो, आप नकारा हो, आपसे कुछ नहीं हो पाएगा। आपको वहां भेजा था तैयारी करने के लिए, क्या किए आप, कैसे पढ़ाई किए, आप उससे कुछ नहीं हो पाएगा। तब वो ऐसे कहते हैं आपको, और कहेंगे अगर आप अगर अनसक्सेस रहे अपनी लाइफ में तो ऐसे ही कहेंगे। और अनसक्सेस का एक और बता दें, अनसक्सेस का मतलब ये नहीं है कि एक एग्जाम नहीं निकला तो आप अनसक्सेस हो गए। एग्जाम क्या होता है, कुछ नहीं होता एग्जाम में। एग्जाम लाइफ जो है वो बड़ा बड़ा एग्जाम है। अपनी लाइफ में आप अच्छा करिए, ठीक है। ये एक एग्जाम ही नहीं होता है अनसक्सेस होने के लिए। अनसक्सेस वो लोग होते हैं जो हार मान के बैठ जाते हैं और जैसे कहीं ना कुछ ऐसे करने लगते हैं। एग्जाम नहीं निकला, कुछ और पकड़ लो। केवल ये एक एग्जाम नहीं होता है। तो इसीलिए अगर फैमिली आपको एक टाइम पर अगर वो सपोर्ट नहीं करती तो उसका रीजन ये होता है। इसीलिए बेटा सभी लोग, आप सभी को एक चीज मैं कहता हूँ, आप पूरा अपना जी जान लगा दो, ठीक है, ताकि आपको ना आप पर कोई प्रेशर है और ना आपकी फैमिली पर कोई प्रेशर रहे कि बाद में आपको फैमिली भी आपकी बुरी लगने लगती है। यार हमारी फैमिली होगी हमको ही नहीं सपोर्ट करती है, वो सबसे ज्यादा बुरा लगता है। क्यों सपोर्ट नहीं करती, इसीलिए सपोर्ट नहीं करती क्योंकि बहुत टाइम अपने खराब किया और आप नहीं कर पाए, और ये सच्चाई आप नहीं कर पाए इसीलिए, और उनको बाहर सुनना पड़ता है। तो ये चीज है, आप मेहनत करिए और प्रैक्टिस अच्छे से करिए, मेहनत करिए आप, और अपने एग्जाम को क्लियर करिए। ना कि इधर उधर किसी बातों में पढ़ने के लिए, हाँ ये सेट कर रहे हैं वो सेट कर रहे हैं, चक्कर में मत पड़िए, जिंदगी बर्बाद जाती है। आपकी जिंदगी बर्बाद जाएगी, फैमिली की भी जिंदगी के साथ में बर्बाद होती है, ठीक है। आपके सपने उनके सपने होते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर थोड़ा फोकस करिए और पढ़ाई करिए, और ये किसी को क्रिटिसाइज मत करिए कि वो जो है वो ऐसे कह रहे थे, फैमिली नहीं सही, फैमिली सपोर्ट करेगी नहीं करेगी, सब चीजों चक्कर मत पड़िए, कि एक टाइम पर कोई सपोर्ट नहीं करता है। सर उसका रीजन भी मैंने बता दिया है। तो अच्छा, इससे पहले जो लेक्चर था उसमें क्या बता रहे थे, वो चल रहा था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर ने शुरू कर दिया था, और उसमें भी मैंने जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन है उसके बारे में बताया था। फिर जो अरिस्टोटल ने जो फर्स्ट टाइम साइंटिफिक क्लासिफिकेशन दिया था उसके बारे में मैंने बताया था। वो क्या था, पहले जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन, सबसे पहले जो ऐसे ही मतलब कुछ लोगों ने उसको सोचा कि कैसे उसको क्लासिफाई करेंगे, तो अपने यूज के बेस पर उसको क्लासिफाई कर दिया था कि मतलब किस यूज में एनिमल या प्लांट्स किस यूज में आते हैं, वो उसके बेसिस पर उनको क्लासिफाई करते हैं। वो क्लासिफिकेशन नहीं था, ठीक है, वो तो यूज पर ही क्लासिफिकेशन था। एक एनसीईआरटी में लाइन लिखी है, आप जब पढ़ेंगे पहले ही लाइन इस तरीके से मिलेगी आपको। उसके बाद में फिर आए अरस्तु, हिंदी में अरस्तु बोलते हैं, अरिस्टोटल साहब, वो आए। तो उन्होंने देखा कि ये तो भाई कुछ मजा नहीं आ रहा है, ऐसे यूज डिसयूज ये क्या होता है, ठीक है। उन्होंने कुछ दिमाग लगाया थोड़ा, पहली बार को मतलब साइंटिस्ट आया और साइंटिफिक बेसिस तरीके से उसको, मतलब साइंटिस्ट पहले भी उसको क्लासिफाई किए थे, लेकिन ये एक मतलब साइंटिफिक बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया कि मतलब ऐसे कुछ होना चाहिए। प्लांट या एनिमलिया के बारे में सोचा इन्होंने, ठीक है। उन्होंने प्लांट को उन्होंने प्लांट लिया, उसको क्या किया, क्लासिफाई किया। कैसे क्लासिफाई किया प्लांट को, प्लांट जो था उसको ट्री, श्रब, हर्ब्स ऐसे डिवाइड कर दिया प्लांट को, ठीक है। उसके बाद में फिर एनिमल देखा कि ये एनिमल हैं, इनको यूज डिसयूज ये सब हटाओ। उन्होंने क्या किया कि एनिमल को लेके फिर उसके बाद में एनिमल को भी दो कैटेगरी में उन्होंने डिवाइड कर दिया, एक एनेमा और इनेमा। एनेमा में मतलब ए लगा है इसमें अब्सेंट, रेड ब्लड अब्सेंट, ए लगा है इसमें रेड ब्लड अब्सेंट, जिसमें रेड ब्लड नहीं था, ठीक है। और जिनमें इनेमा मतलब जिनमें रेड ब्लड था, तो दो पार्ट में एनिमल को भी उन्होंने क्लासिफाई कर दिया, ठीक है। उसके बाद में फिर
एक में आरबीसी पाई जाती थी, जिनमें रेड ब्लड था उनमें आरबीसी पाई जाती थी, और जिनमें रेड ब्लड नहीं था उनमें आरबीसी नहीं पाई जाती थी। ठीक है, उसके बाद में फिर ये तो एक क्लासिफिकेशन हो गया। बेसिकली किस बेस पर था? ये था ये था मार्फोलॉजिकल बेस पर, मतलब वो दिखने में कैसे हैं। जैसे प्लांट को देखा, एक बड़ा सा है ट्री, एक बड़ा सा है, उसके बाद में फिर छोटा सा है, उसके बाद में फिर छोटा सा है और छोटा है। तो उन्होंने देखा बाहर से देख के, उसको बाहर से देख के कैसा दिखता है वो, उस बेस पर उन्होंने क्लासिफाई कर दिया बस, जो रसूल साहब थे। उसके बाद में फिर जो है ऐसे एनिमल को, या किसमें रेड ब्लड निकलता है, किसमें रेड ब्लड नहीं होता है, उसके बेस पर उनको क्लासिफाई कर दिया। ठीक है, लेकिन इसमें ये जो मतलब कुछ नहीं देखा इन्होंने, बस केवल मार्फोलॉजी देखा, एनाटॉमी भी एक चीज होती है, वो सब छोड़ दिए। फिर आया टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। उसके बाद में वो लेके आए थे लीनियस साहब। ठीक है, अब लीनियस साहब लेके आए तो उन्होंने क्या किया कि जो प्लांटिया था, प्लांटिया एनिमलिया, इन्होंने केवल दो ही ग्रुप बना दिए, प्लांटिया और एनिमलिया। इसलिए इसको टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने दो ग्रुप बनाए, एक प्लांटिया और एक एनिमलिया। इसमें जितने भी प्लांट आते थे सबको रख दिया प्लांट को, इसमें जितने भी एनिमल आते थे सबको एनिमल में रख दिया। अब क्या हुआ कि प्लांटिया एनिमल में रख तो दिया, लेकिन इसमें भी उन्होंने ये नहीं देखा कि इसमें कौन सा यूकेरियोट्स है, कौन सा प्रोकैरियोट्स है, मतलब एनिमल के केस में, और प्लांट के केस में कौन सा प्लांट में रखना चाहिए, कौन सा एनिमल में रखना चाहिए। उन्होंने कुछ नहीं देखा, यूकेरियोट्स, प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, कुछ भी नहीं देखा। बस ऐसे जो फोटोसिंथेसिस टाइप कर रहा था उसको प्लांटिया में डाल दिया। ठीक है, और जो पता लगा जो मतलब एनिमल टाइप का कुछ दिख रहा था उसको एनिमल में डाल दिया। ठीक है, जिनमें सेलुलर एब्सेंट है या इस तरह कुछ भी, उसको भी ऐसे ही प्लांट या एनिमल में डाल दिया। बहुत गड़बड़ सड़बड़ कर दिए। तो फिर उसके बाद में इन्होंने बताया भी, जैसे कि यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर क्या है, यूकेरियोट, प्रोकैरियोट क्या है, कुछ नहीं देखा। बस केवल दो ग्रुप बना दिए, ये प्लांटिया है, एनिमलिया है। फिर उसके बाद में फिर आते हैं कौन? अर्नेस्ट हेकल। हेकल साहब आते हैं। तो उन्होंने इस चीज को देखा, कहा अच्छा ये तो भाई गलत बात है। इन्होंने मतलब सब ऐसे उल्टा सीधा डाल दिया। कुछ ऐसे यूनिसेलुलर उनको ऑर्गेनिज्म मिल गए। ठीक है, तो कहा ये यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है, इनको क्या करते हैं हम, इनको एक अलग ग्रुप बना लेते हैं, यूनिसेलुलर का एक अलग ही ग्रुप बना लेते हैं। तब उन्होंने क्या किया, एक अलग ग्रुप बनाया, एक अलग किंगडम बनाया, जिसका नाम दिया प्रोटिस्टा। उसमें जितने भी यूनिसेलुलर थे उनको उठा के प्रोटिस्टा में डाल दिया, जो भी थे प्रोटिस्टा में उठा के डाल दिया। ठीक है, फिर उसके बाद में अब प्रोटिस्टा में कौन आ गया? यूनिसेलुलर आ गए। अब वहां से तो कुछ कम हुआ, पहले क्या था, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर सब ऐसे प्लांटिया एनिमलिया में भरे पड़े थे। फिर जब तीसरा किंगडम आया, अर्नेस्ट हेकल, अर्नेस्ट हेकल जब इन्होंने तीसरा किंगडम में बनाया जिसका नाम था प्रोटिस्टा, उसमें इन्होंने यूनिसेलुलर सब डाल दिए। अब उसके बाद में फिर भी क्या था कि अभी बैक्टीरिया जो थी उनको भी रखना था। तब तक क्या हुआ कि जो कोपलैंड साहब थे, इनका दिमाग आया कि बैक्टीरिया कहाँ जाएंगे, ये तो सबसे अलग है बैक्टीरिया, ये कहाँ जाएंगे। तो इन्होंने क्या किया कि एक और ग्रुप बनाया। इन्होंने कहा भाई ये हमारा ग्रुप है, आप प्लांटिया एनिमलिया हो गया है, ठीक है, प्रोटिस्टा भी है, चलो उसमें यूनिसेलर आ गए, उसमें एनिमल आ गए, उसमें जो है प्लांट आ गए, अब बैक्टीरिया कहाँ जाएंगी। तब उन्होंने क्या किया, एक और ग्रुप बनाया कोपलैंड साहब ने। वो कौन सा ग्रुप था? मोनेरा। मोनेरा था, जिसमें बैक्टीरिया को रख दिया। मोनेरा को केवल उसमें क्या था, बैक्टीरिया को रख दिया उसमें। चलो बैक्टीरिया को एक अलग ग्रुप देते हैं, तो इसलिए कोपलैंड साहब ने क्या किया, बैक्टीरिया को रख दिया मोनेरा में। ठीक है, अब क्या हुआ कि वो तो चलो उसका एक अलग ग्रुप हो गया। फिर अभी कुछ ऐसी चीजें थी जो कि फोटोसिंथेसिस नहीं कर रही थी। ठीक है, और ना वो एनिमल से मिल रही थी और फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर रही थी। अब वो कहाँ रखी जाए कि ना एनिमल में वो आ रही हैं, ना प्लांटिया में आ रही हैं। तो कहाँ जाए वो? अब ये क्या थी, ये थी नॉन फोटोसिंथेटिक, क्या थी वो? फंजाई थी। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म इनको मिला, तो उन्होंने क्या किया, उसको उठा के एक नया किंगडम बनाया, नाम था फंजाई।
जिस पर क्या था कि उस पर सलवाल भी थी, सलवाल थी तो बेसिकली उस पर एनिमेलियम नहीं रख सकते हैं उसको, ठीक है। सलवाल थी तो उसको एनिमेलिया में नहीं रख सकते हैं, ठीक। अब उसको फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर रहा है, ठीक है, और यूनिसेलुलर भी नहीं है, तो कहाँ जाए वो। तब वो आर.एच. विटेकर साहब ने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बनाया और एक नया किंगडम प्रपोज किया। वो कौन सा किंगडम था? वो था फंजाई। उन्होंने क्या किया, जो फंजाई था, जो ना एनिमल से मिल रहा था ना प्लांटे से मिल रहा था, उसको उठा के फंजाई ग्रुप में डाल दिया है। नया ग्रुप था बेसिकली, ठीक है। 1969 में इसको 1969 में 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, ठीक है। तो ये 5 किंगडम हो गए हैं, ठीक है। अब क्या था कि हालांकि ये जो 5 किंगडम, जो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, इसको ही लगभग बायो में मान्यता दी जाती है अभी तक, ठीक है। इसको ही पढ़ा जाता है, इसी अकॉर्डिंग सारी चीजें भी पढ़ी जाएंगी। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो थोड़ा कंट्राडिक्ट हैं, जैसे कि अगर क्वेश्चन आ रहा है कि क्लेमाइडोमोनास फ्लोरेला है, ठीक है, क्लेमाइडोमोनास फ्लोरेला। अब क्लेमाइडोमोनास और फ्लोरेला को अगर किसके अकॉर्डिंग, आर.एच. विटेकर के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो क्लेमाइडोमोनास फ्लोरेला को किसमें रखा जाता है? अमीबा पैरामीशियम के साथ में रखा जाता है, और वो किसमें? प्रोटिस्टा में रखा जाता है, ठीक है। और फिर ये किसमें? प्रोटिस्टा में रखा जाएगा, अमीबा पैरामीशियम के साथ में क्लेमाइडोमोनास फ्लोरेला को, ठीक। अब उसके बाद में अगर क्वेश्चन ये आता है कि अकॉर्डिंग टू प्लांट, ठीक है, अगर प्लांट के अकॉर्डिंग पूछते हैं, प्लांटे के अकॉर्डिंग, किंगडम प्लांटे के अकॉर्डिंग ये किसमें रखा जाएगा, ठीक है, तब क्या क्वेश्चन लगाएंगे? अकॉर्डिंग टू किंगडम, ऐसे पूछ लेते हैं कि हाँ अकॉर्डिंग टू प्लांटिया, प्लांटे के अकॉर्डिंग किसमें रखा जाएगा? तब ये एलगी में रखा जाएगा, ठीक है। किसमें रखा जाएगा? एलगी में। इस चीज का ध्यान देना, ये क्वेश्चन आता है कभी कभी कि अकॉर्डिंग टू विटेकर क्लेमाइडोमोनास फ्लोरेला को हम किसमें इसको रखेंगे, पुट करेंगे, तो ये किसमें रखा जाएगा? प्रोटिस्टा में। ये यूनिसेलुलर था, इसीलिए इन्होंने क्या किया था, यूनिसेलुलर होने के कारण इसको प्रोटिस्टा में पैरामीशियम अमीबा के साथ में इसको रख दिया था, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। और उसके बाद 6 किंगडम क्लासिफिकेशन आया। तो 6 किंगडम जो क्लासिफिकेशन था वो कार्ल लुईस ने दिया था। किसने दिया था? कार्ल लुईस ने दिया था। अब कार्ल लुईस जो थे, कार्ल लुईस उन्होंने क्या किया कि जो मोनेरा था, ठीक है, उन्होंने किंगडम वगैरह ये नहीं चक्कर नहीं पड़े हैं, उन्होंने क्या किया, 3 डोमेन तैयार किए। क्या किए? 3 डोमेन तैयार किए। अब जो मोनेरा था उसको इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। मोनेरा को, जो मोनेरा किंगडम था उसको क्या किया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। मोनेरा को 2 पार्ट में किसमें डिवाइड किया? वो था एक आर्किया और एक बैक्टीरिया, ठीक है। तो जो आर्किया थी उसमें आर्की बैक्टीरिया रखे जाते थे, ठीक है, जो आर्किया थी उसमें आर्की बैक्टीरिया रखे जाने लगे, और जो बैक्टीरिया थी उसमें यू बैक्टीरिया, जो पढ़ते हो आप, यू बैक्टीरिया को उसमें रखा गया, ठीक है। तो 2 इन्होंने डोमेन तैयार किए। किसको? मोनेरा को इन्होंने डिवाइड कर दिया, एक तो आर्किया में, एक तो बैक्टीरिया में, और जो बाकी जो बचते हैं, कौन सा बाकी बचते हैं? फंजाई, ठीक है, फंजाई और प्लांटिया, एनिमेलिया, ये जो हैं बचते हैं, और प्रोटिस्टा, ठीक है, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया, एनिमेलिया, इनको सबको एक ग्रुप दे दिया। उसको, उसका क्या नाम था? उसका नाम था यूकैरिया। उसका नाम इन्होंने रखा यूकैरिया, ठीक है। तो कौन से 3 डोमेन हो गए? आर्किया, नंबर 2 बैक्टीरिया, नंबर 3 यूकैरिया। 3 इन्होंने डोमेन तैयार किए, और 3 इस तरीके से इनके 6 किंगडम हो गए। 6 किंगडम हो गए कि नहीं हो गए? जो मोनेरा को 2 पार्ट में इन्होंने डिवाइड कर दिया था, आर्किया, बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया, एनिमेलिया। कितना हो गया? 6 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से इनके जो सिस्टम, जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था, इसको 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी इसको हम बोलते हैं, या 3 डोमेन सिस्टम, या फिर 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है। ये किसने दिया था? कार्ल लुईस ने दिया था। ये भी एनसीईआरटी में है। और बीच में जो हम आपको बताए थे, ये 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और ये 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये बेसिकली एनसीईआरटी में नहीं है,
लेकिन कभी कभी ये टेस्ट सीरीज वगैरह में जब कहीं ज्वाइन करते हैं या फिर कोचिंग की जो टेस्ट सीरीज होती है वहां पर पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो वो क्या इंट्रोड्यूस किए थे और किसने इंट्रोड्यूस किया था? जैसे थ्री किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? अर्नेस्ट हेकल ने दिया था। अर्नेस्ट हेकल ने दिया था थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया था? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, उसके बाद में फोर किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? वो थे पोपलैंड। पोपलैंड थे, उन्होंने मोनेरा को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, तो ये बेसिकली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि इनको याद रखना जरूरी है, बस एक बार से रीड कर लो। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं पहले टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ हेडिंग डालते हैं टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो ये पहली हेडिंग है टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अभी किसने दिया था? ये किसने दिया था? लीनियस ने दिया था। तो गिवन बाय लीनियस साहब। ठीक है, इन्होंने ये टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। अब इन्होंने क्या किया? कैसे क्लासिफाई किया था? ना दो ग्रुप बनाए थे, प्लांटिया और एनिमेलिया। प्लांटिया और एनिमेलिया। प्लांटिया में ऑल प्लांट थे, एनिमेलिया में ऑल एनिमल्स आते थे। ठीक है, तो दो ग्रुप इन्होंने तैयार किए। क्लासिफाई in two groups, plantia in two, classify in two kingdom, कौन सा? प्लांटिया एंड एनिमेलिया। ठीक है, प्लांटिया और एनिमेलिया that are includes all plant में प्लांटिया में plant। ठीक है, that are includes all plant and animals। ठीक है, और एनिमल्स किसमें रखेंगे? एनिमल्स रखेंगे एनिमेलिया में। प्लांटिया में जितने भी प्लांट थे आ गए और एनिमेलिया में जितने भी एनिमल थे वो आ गए। ठीक है, उसके बाद में ये इतना हो गया गिवन बाय। अब इनके मतलब बना दिए इन्होंने, जैसे कि क्या था, इन्होंने क्या देखा? प्लांट कुछ ऐसे इसमें सेल वॉल पाई गई, फोटोसिंथेसिस कर रहा है कुछ हरा हरा सा दिख रहा है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, सेल वॉल वगैरह है, इसमें उठा के प्लांटिया में डाल दो। ठीक है, सेल वॉल नहीं है, फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर रहा है, उसको उठा के एनिमेलिया में डाल दो। अब वो इन्होंने नहीं देखा यूकेरियोट, प्रोकैरियोट, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, फोटोसिंथेसिस, नॉन फोटोसिंथेसिस, सब कुछ नहीं देखा इन्होंने। यही इनके ड्रॉबैक थे बस, और ये पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो ये क्या है, इतना लिख लो पहले, फिर इनके ड्रॉबैक बताते हैं ड्रॉबैक क्या थे। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या था कि अब आते हैं इनके ड्रॉबैक पर। तो अब इन्होंने क्या मतलब, ये तो चलो ठीक है, उस और भी सारे करेक्टर थे, जैसे कि सेल स्ट्रक्चर क्या है इसका, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, कहाँ पाया जाता है, कैसे हैबिटेट में ग्रो कर सकता है, और मतलब कैसे हैबिटेट में रह सकता है एनिमल, कोई भी ये सारी चीजों को नहीं देखा। उसका ये प्रिमिटिव या कुछ इस तरीके से ये सब नहीं देखा हमने। ठीक है, तो यही इनके ड्रॉबैक थे। तो अब यहाँ पर एक हेडिंग डालो, ड्रॉबैक ऑफ दिस सिस्टम। अब इस सिस्टम के क्या क्या ड्रॉबैक थे? तो नंबर 1 क्या था? इन्होंने यूनिसेलुलर, ठीक, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर
यूनिसेलर एंड मल्टीसेलर इन्होंने नहीं देखा। ड्रॉबैक ऑफ द सिस्टम, इसमें एक लाइन और लिख लो कि मतलब ऐसे थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे जब पढ़ोगे बाद में। अभी तो चलो हम समझा रहे हैं तो यहाँ पर समझ जाओगे, लेकिन बाद में पढ़ोगे तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए क्या क्या इंक्लूड नहीं किया, सिस्टम दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन, आप समझ में आएगा क्योंकि वहां पर जो है समझ में नहीं आता। तो पहला यूनिसेलर एंड मल्टीसेलर, ठीक है, यूनिसेलर एंड मल्टीसेलर। मतलब इसमें इन्होंने क्या किया, मतलब इनको डिवाइड नहीं किया कि ये यूनिसेलर मल्टीसेलर को नहीं देखा और ऐसे ही ग्रुप में रख दिया, ठीक है। उसके बाद में प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, ठीक, उन्होंने प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स को भी अलग अलग नहीं किया। और उसके बाद में यूनिसेलर मल्टीसेलर हो गया, प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स हो गया। अब जो है वो जैसे आपको बताया था ना फोटोसिंथेटिक, क्या चीज, फोटोसिंथेटिक। और फोटोसिंथेटिक कौन हो सकते हैं, ग्रीन एल्गी एंड नॉन फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक कौन थे, वो फंजाई थे, ठीक है। ये कौन से थे, फंजाई, नॉन फोटोसिंथेटिक। इसमें भी उन्होंने डिफरेंशिएट नहीं किया, सबको उठा के क्या है प्लांटियम में डाल दिया उठा के, ठीक है, कि सेल वाल पाई जा रही है, अच्छा इसमें इसमें ग्रीन है, इसमें सेल वाल पाए थे, उठा के प्लांटियम में डाल दो। जबकि बेसिकली ना ये प्लांटियम में आता है ना ये एनिमलिया में आता है, यही सब ड्रॉबैक थे इनके, ठीक है। ये इन्होंने इतना डिस्टिंग्विश नहीं किया। अब आते हैं कुछ और इन्होंने कुछ इनके कुछ और भी ऐसे ड्रॉबैक थे, ठीक है, कि जैसे कि आल्सो did not consider other characteristics, ठीक है। अब कौन कौन से थे कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि सेल स्ट्रक्चर, ठीक है, सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल और सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एक काम करते हैं, इसको नई लाइन से लिखते हैं, पहले इतना जो है इसको लिख लो यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक लिख लो, यहाँ तक आल्सो डिड नॉट कंसीडर अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ तक लिख लो। तो उसके बाद में जो इसके ये अदर जो पॉइंट हैं जिनको ऊपर लिखवा देंगे अभी, ठीक है, इतना नोट कर लो, ठीक, पॉज करके, कुछ नीचे सही से लिखते बन नहीं रहा है। सेल स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, नेचर ऑफ वॉल, हैबिटाट, ये भी इन कंसीडर नहीं किए इन्होंने, इसलिए इनका जो ये सिस्टम था ज्यादा दिन तक नहीं चला। फिर इसमें और भी इंक्लूड करने पड़े, वो था फंजाई था, मोनेरा था, ये सब उसमें इंक्लूड किया गया, ठीक है। इसके हम आपको क्वेश्चन पीडीएफ फॉर्म में टेलीग्राम पर डाल देंगे, कुछ क्वेश्चन टेलीग्राम पर भी डाल देंगे आप,
वो भी करते रहिए, अच्छे क्वेश्चन डालेंगे। लेकिन हाँ, एक जो है एक ऐसी बुक या कुछ भी हो, जो भी असाइनमेंट आपके पास कुछ रखा हो या फिर कोई बुक हो ऐसी जिसमें बहुत भर भर के क्वेश्चन हो, उसको जरूर आप सॉल्व करिए, ठीक है, क्योंकि उससे आपकी प्रैक्टिस होगी क्वेश्चन की। इस चीज का ध्यान रखिए, क्योंकि वो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही परफेक्ट बनेंगे अपने काम में, ठीक है। तो कौन कौन से अदर करेक्टरिस्टिक इनके थे जो कंसीडर नहीं किए थे, वो थे सेल स्ट्रक्चर, ठीक है, सेल स्ट्रक्चर और नेचर ऑफ वॉल, सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल, हैबिटेट, ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल, हैबिटेट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ये कुछ इन अदर जो करेक्टरिस्टिक्स थे वो भी नहीं कंसीडर किए ये, ठीक है, इसलिए ज्यादा दिन तक इनका ये मान्य नहीं हुआ। इसमें कुछ और फिर इंक्लूड किया गया, जैसे प्रोटिस्टा आया, मुनिरा आया, फंजाई आया, कुछ और इंक्लूड किया बस, और यहाँ से हटा हटा के उनमें पुट करते गए। जब फंजाई थे, फंजाई यहाँ से निकाले गए, ठीक है, फिर क्या किया, फंजाई जो थे फंजाई निकाल के फंजाई ग्रुप किंगडम में डाल दिए। उसके बाद में फंजाई और कुछ प्रोटिस्टा जो यूनिसेलुलर होते थे, प्लांटिया एनिमेलिया में जो भी यूनिसेलुलर थे वो किसमें डाले गए, यूनिसेलुलर प्रोटिस्टा में डाले गए। और जो फिर बैक्टीरिया थे जो कहीं नहीं आ रहे थे, उनको पुट किया गया था। बैक्टीरिया को कहाँ पुट किया गया, बैक्टीरिया को पुट किया गया उठा के किसमें, मुनरा में, क्योंकि कोपलैंड साहब ने लाए थे मुनरा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है। अब इन्होंने एक जैसे इनका एग्जांपल देते हैं कि अभी प्लांटिया के जैसे एग्जांपल दिए, ठीक है, फंजाई को फंजाई है या फिर कोई इस तरीके से कोई भी जो है उठा के उसमें डाल दिए। ग्रीन एल्गी है तो ग्रीन एल्गी के साथ में फंजाई उठा के डाल दिए, ठीक है। अब यूग्लिना है, यूग्लिना क्या है, यूग्लिना जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को प्रोटिस्टा में होना चाहिए, लेकिन इन्होंने क्या किया, वो एनिमेलिया उठा के डाल दिया, क्योंकि उसमें सेल वॉल एब्सेंट थी। अब उन्होंने क्या किया कि सेल वॉल एब्सेंट है। अच्छा, तो क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, उठा के किसमें डाल दिया, एनिमेलिया में। लेकिन ये गलत, वो हाँ एनिमेलिया में डाल दिया तो गलत है ना। तो इसलिए क्या होता है, फिर अदर भी किंगडम लाए गए धीरे धीरे, ठीक है। अब आते हैं बस लिख लो मतलब, लेकिन एग्जाम में तो बहुत ही रेयर चांसेस हैं, हालांकि कहा नहीं जा सकता लेकिन बहुत ही कम चांसेस हैं। आपको लिखवा देते हैं एक नॉलेज के बेस पर, थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, बस 2 लाइन लिख लो, थ्री जानना जरूरी है, थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, केवल 2 लाइनें लिखवाएंगे इसमें, क्योंकि नॉलेज बेस पर जाना जरूरी है, ठीक है। कि गिवन बाई किसने दिया था, गिवन बाई अर्नेस्ट हेकल ने दिया था। किसने दिया था, अर्नेस्ट हेकल ने दिया था ये, ठीक है, अर्नेस्ट हेकल ने दिया था। और क्या इंट्रोड्यूस किया था, तो इन्होंने जो है किंगडम प्रोटिस्टा को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया था, इंट्रोड्यूस्ड किंगडम प्रोटिस्टा, उन्होंने प्रोटिस्टा को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। बस ये 2 लाइनें केवल याद रखो। अगर अगर यहां से क्वेश्चन बनता है तो एक तो थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था, अर्नेस्ट हेकल ने दिया था। एक क्वेश्चन बनेगा कौन सा ग्रुप इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, तो वो प्रोटिस्टा इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। तो ये केवल 2 लाइनें इसमें याद करो बस, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आया तब यहीं से आएगा, अन्यथा आने के चांसेस नहीं है। अब 4 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन,
4 kingdom system of classification। अब 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ये किसने दिया था? गिवन बाई, आपको बताया था अभी, गिवन बाई कोपलैंड। ठीक है, गिवन बाई कोपलैंड, गिवन बाई कोपलैंड, ये कोपलैंड ने दिया था। और 4 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन कोपलैंड ने दिया था। और इन्होंने क्या दिया था, किसको इंट्रोड्यूस किया था? तो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था मुनरा को। इन्होंने देखा था बैक्टीरिया ऐसे ही पड़ी हैं, भाई उनके लिए भी कोई घर बनाना है, उनके लिए कोई जगह देनी है, तो उन्होंने एक किंगडम बनाया, उसका नाम था क्या? मुनरा। उन्होंने मुनरा बना दिया कि उसमें केवल और केवल बैक्टीरिया को रखा गया था। इसीलिए जब मुनरा पढ़ेंगे तो उसकी पहली ही लाइन में उन्होंने बैक्टीरिया को सोल मेंबर बताया गया। सोल मतलब केवल और केवल बैक्टीरिया ही उस ग्रुप में पाए जाते हैं और कुछ नहीं पाता मुनरा में। ठीक है, इसलिए उसको सोल मेंबर बोलते हैं बैक्टीरिया मुनरा ग्रुप का। ठीक, तो इंट्रोड्यूस्ड उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया था? इंट्रोड्यूस्ड किंगडम मुनरा। इन्होंने मुनरा किंगडम को इंट्रोड्यूस किया था, मुनरा ग्रुप को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, अब यहाँ से वही क्वेश्चन बनेगा, 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था? कोपलैंड ने दिया था। ठीक है, और इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया था? तो इन्होंने मुनरा को इंट्रोड्यूस किया था। यही क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, यहाँ से भी बेसिकली, क्योंकि ये मतलब यहाँ एनसीईआरटी में नहीं है, इसलिए इनमें क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ही कम है। अगर बना भी तो बस यही 2 से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, जैसे हेकल, प्रोटिस्टा, कोपलैंड, मुनरा, बस। ठीक है, अब आते हैं जहां से क्वेश्चन, अगर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से कुछ क्वेश्चन बनता तो लगभग वहां से क्वेश्चन बना ही देते हैं। और क्या है? आर.एच. विटेकर का 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, वहां से प्रोबेबिलिटी रहती है कि वहां से क्वेश्चन बनता ही है। ठीक है, तो आते हैं अब 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पर। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था? आर.एच. विटेकर ने। और कब दिया था? 1969 में। ठीक है, और इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया था? इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था किंगडम फंजाई। ठीक है, इन्होंने देखा कि फंजाई एक ऐसा ये स्पीसीज ऐसा ऑर्गेनिज्म कि ना तो ये किस में आ रहा है, प्लांट में आ रहा है, और ना ही ये एनिमलिया में आ रहा है, क्योंकि इसमें सलवाल भी पाई जा रही है, काइटिन की सलवाल होती है। अभी आप आगे फंजाई जब पढ़ाएंगे आपको तो उसमें बताएंगे आपको। ठीक है, इसकी जो सलवाल होती है काइटिन की होती है, और फोटोसिंथेसिस भी नहीं करता है। ठीक, फंजाई। तो अब क्या है कि अब आते हैं 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। एक सेकेंड, 1 मिनट। तो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था? ये दिया था आर.एच. विटेकर ने 1969 में।
इन्होंने कौन सा ग्रुप इंट्रोड्यूस किया था? तो वो ग्रुप था फंजाई। फंजाई में इन्होंने फंजाई को रखा, फंजाई को अलग ही कर दिया इन्होंने, क्योंकि बहुत लीनियस साहब ने बहुत गड़बड़ सड़बड़ की थी। तो धीरे धीरे वो बनते रहे। प्रोटिस्टा आ गया, मुंडा के प्रोटिस्टा में सब यूनिसेलुलर रख दिए गए। मुंडा आ गया, मुंडा में सब बैक्टीरिया रख दी गई। उसके बाद में फिर फंजाई बचे थे, फंजाई कहाँ रखा जाए समझ में नहीं आ रहा था, तो फंजाई को एक नया ग्रुप दे दिया, फंजाई विटेकर साहब ने उसमें डाल दिया फंजाई में। ठीक है, फिर अभी जो है तो आते हैं गिवन बाय R.H. Whittaker, given by R.H. Whittaker in 1969। ये ईयर भी याद रखिए, क्योंकि ईयर पूछ लेते हैं, ठीक है, कभी कभी ईयर भी पूछ लेते हैं, तो ईयर याद रखिए। ठीक, क्या इंट्रोड्यूस किया था? इंट्रोड्यूस्ड किंगडम, इंट्रोड्यूस्ड किंगडम फंजाई। ठीक है, इंट्रोड्यूस किंगडम फंजाई, इन्होंने फंजाई को इंट्रोड्यूस किया था। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। कब इंट्रोड्यूस किया था? 1969 में। 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था। कब इंट्रोड्यूस किया था? 1969 में। और क्या इंट्रोड्यूस किया था? किंगडम फंजाई को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और बनता है, एक क्वेश्चन और बनता है एग्जाम में। अब वो कौन सा क्वेश्चन रहता है? वो रहता है क्वेश्चन कि इनकी जो मतलब क्या बेसिस थी क्लासिफिकेशन करने की। तो पहले जो साइंटिस्ट थे तो उन्होंने तो ऐसे देखा कि हाँ ये प्लांटियम होना चाहिए, रख दो प्लांटियम में, ये एनीमिलियम होना चाहिए, इसको रख दो एनीमिलियम में, ऐसे उन्होंने क्लासिफाई कर रहे थे पहले। ठीक है, तो पहले का साइंटिस्ट मतलब देखते थे कि ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है, ठीक है, सलवाल है प्लांटियम में डाल दो, सलवाल नहीं है फोटोसिंथेसिस नहीं करे एनीमिलियम डाल दो, ऐसे क्लासिफिकेशन कर रहे थे, ठीक है। लेकिन अब क्या है, इन्होंने कुछ बेसिस लिए, कुछ क्राइटेरिया लिए। वो कौन सी क्राइटेरिया थी? यूकेरियोट प्रोकैरियोट कौन है, ठीक है, सेल का टाइप, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है, ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, रिप्रोडक्शन कैसा है, सेक्सुअल है एसेक्सुअल है, कैसा है, उसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, उसके पूर्वज कौन थे, उसका हैबिटेट क्या है, सारी चीजों का एवोल्यूशनरी उसकी हिस्ट्री, ठीक है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी इसे बोलते हैं, वो भी ये एडवांस टाइप का है कि प्रिमिटिव है ये, ठीक। तो ये सारी चीजें बहुत सारे क्राइटेरिया इन्होंने लिए, उस बेसिस पर इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया। एक क्वेश्चन आया था पहले, तो उसमें क्या था कि रिप्रोडक्शन को उन्होंने क्राइटेरिया नहीं माना था, ठीक है, तो वो काफी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था, उस पर बोनस शायद मिला था, ठीक है, हाँ सब बोनस मिला था, तो बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था, ठीक, वहां से। लेकिन ये क्राइटेरिया है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये क्राइटेरिया है, ठीक है। तो अब क्या आते हैं, इनकी क्राइटेरिया पर आते हैं, तो इतना नोट कर लियोगे आप लोग, ठीक है। अब जो है इनकी क्राइटेरिया क्या थी, इनकी क्राइटेरिया के बारे में बताते हैं अब हम। इनकी क्राइटेरिया, ठीक है, तो इन्होंने क्या लिया था, मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब कौन कौन सी क्राइटेरिया थी? तो पहले जो इन्होंने, सबसे पहले क्या था, सबसे पहले सेल का स्ट्रक्चर क्या है, क्या चीज, सबसे पहले सेल का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, कि ये मतलब यूकेरियोट्स है कि प्रोकैरियोट्स है। अगर प्रोकैरियोट्स है तो उसको मुंडा में उठा के डाल दो, ठीक है। अगर यूकेरियोट्स है तो यूकेरियोट्स में तो 4 ग्रुप आते हैं, कौन कौन से ग्रुप आते हैं? प्रोटिस्टा हो गया, फंजाई हो गया, प्लांटिया, 4 ग्रुप आते हैं, ठीक है, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया, एनिमेलिया, ठीक, 4 ग्रुप आते हैं।
ठीक। तो अब उसमें से देखना ये भी है कि ये सेल स्ट्रक्चर हो गया, उसमें से ये भी देखना है कि किस में रखना है। तो इन्होंने अब कितने क्राइटेरिया थे, कभी भी नंबर पूछ लेता है, 5 क्राइटेरिया उसमें लिखे हैं एनसीईआरटी में, 5 क्राइटेरिया, 5 क्राइटेरिया लिखे हैं। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है तो 5 क्राइटेरिया इन्होंने दिए थे, ऐसे भी याद कर सकते हैं, ये ट्रिक है बेसिकली, ठीक है। तो मेन क्राइटेरिया क्या है, सेल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर, ठीक है, सेल स्ट्रक्चर, ये यूकैरियोटिक है और ये प्रोकैरियोटिक है, ठीक है। ये यूकैरियोटिक है कि प्रोकैरियोटिक है, सेल स्ट्रक्चर उन्होंने ये यूकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक किसमें रखना है, प्रोकैरियोटिक है तो मोना में डाल दो, यूकैरियोटिक है तो उसके लिए 4 किंगडम अलग हैं, फंजाई, प्लांटिया, एनिमेलिया और एक प्रोटिस्टा, ठीक, 4 किंगडम अलग हैं, ठीक। तो यूकैरियोटिक में आ जाते हैं वो। उसके बाद में फिर आते हैं क्या, सेल स्ट्रक्चर हो गया, और उसके बाद में आते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में क्या आता है, ये यूनिसेलुलर है या फिर ये मल्टीसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है। तो यूनिसेलुलर का ग्रुप प्रोटिस्टा होता है, बाकी मल्टीसेलुलर तो आपके ये जो है यूनिसेलुलर ग्रुप प्रोटिस्टा होता है, बाकी प्लांटिया, एनिमेलिया ये सब है, ठीक है। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेल स्ट्रक्चर एक ये है, सेल स्ट्रक्चर है और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, और तीसरा लेते हैं कौन सा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आप यहाँ पर क्या लेंगे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या लेंगे यहाँ पर कि ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन का कैसा है, फोटोसिंथेटिक है कि नॉन फोटोसिंथेटिक है, कैसे हैं, ठीक है। हालांकि मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो कई तरीके से होता है, ठीक। जैसे कि अभी आप मुंड्रा पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है, कीमोट्राफिक, ठीक है, ऑटोट्राफिक आता है, हेटरोट्राफिक आता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम एग्जांपल के लिए लिख लेते हैं, फोटोसिंथेटिक है, फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक आईसी, ठीक है, ये लिखा है नीचे, नॉन फोटोसिंथेटिक, ठीक है, फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक, ये आईसी नीचे लिखा है। और उसके बाद में चौथा इनका क्राइटेरिया क्या था, पहला सेल स्ट्रक्चर हो गया, ऐसे आप यही याद कर लीजिए, सेल स्ट्रक्चर हो गया, सेल स्ट्रक्चर में इन्होंने क्या देखा, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक देखा, ठीक है। पहला सेल स्ट्रक्चर हो गया, दूसरा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, दूसरा क्या हो गया, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, ठीक है। तीसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक, कौन सा है और किसमें हमें रखना है। देखिए लेक्चर देखते टाइम फोकस इधर होना चाहिए, ठीक है। आप जब आप लेक्चर देख रहे हैं पूरा कंसंट्रेशन इधर करेंगे तभी आपको समझ में आएगा, अगर आप ऐसा ऐसे इधर देखेंगे तो लेक्चर देख रहे हैं लेकिन आप दिमाग आपका इधर उधर है तो कुछ समझ में नहीं आएगा, इसीलिए आप बोर्ड पे फोकस करिए, ठीक है। आप इधर देखिए, ठीक, इधर देखिए और ये इसको यही याद करिए आप, जिससे आप दोबारा रिवीजन करेंगे तो एकदम दिमाग घुस जाएगा, ये चीजें सेट हो जाएगा, ठीक है। आप सेट का मतलब बहुत समझते हैं इसलिए सेट हो जाएगा। सेल स्ट्रक्चर यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। उसका दूसरा क्राइटेरिया क्या था, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, ठीक है, कौन सा है, यूनिसेलुलर है प्रोटिस्टा में रख देना है, मल्टीसेलुलर है तो अदर ग्रुप भी है उसके लिए। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेटिक है कि नॉन फोटोसिंथेटिक है, कौन सा है, ठीक है। तो किस तरीके से उसको प्लेस करना है। उसके बाद चौथा क्राइटेरिया क्या था, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, यही क्वेश्चन एक बार नीट में आया था जो कि बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था। उसमें पूछा गया था कौन सा क्राइटेरिया नहीं इन्होंने यूज किया था, विटेकर साहब ने कौन सा क्राइटेरिया नहीं यूज किया था, उसमें आंसर दिया था ये रिप्रोडक्शन, जबकि रिप्रोडक्शन क्राइटेरिया है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी में लिखा है कि ये क्राइटेरिया है, तो वहां पर बोनस मिला था इसीलिए, ठीक है। तो 4 ये हो गए, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन,
और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये एसेक्सुअल और सेक्सुअल, इनमें कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिप्रोडक्शन है, किस तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं, वो एक्सेक्सुअल कर रहे हैं या फिर सेक्सुअल कर रहे हैं। और उसके बाद में इन्होंने जो एक मेन क्राइटेरिया लिया था वो क्या था, कौन सा, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ठीक है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, या फिर इससे ही हम बोलते हैं एवोल्यूशनरी हिस्ट्री निकालिए कि पीछे भी कुछ करेक्टर, जो भी मतलब ये स्पीसीज है, जो भी ऑर्गेनिज्म है, इसके करेक्टर के कुछ पीछे भी कुछ स्पीसीज या ऑर्गेनिज्म मिल रहे हैं, हिस्ट्री निकालिए। तो अगर बहुत पुराने समय से अगर कुछ करेक्टर्स मिल रहे हैं, मतलब प्रिमिटिव टाइप का है, या कुछ उसमें मतलब मॉडिफाई हुआ है, या करेक्टर नहीं मिल रहे हैं, कुछ नई स्पीसीज है कोई, तो एडवांस टाइप का बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे प्रिमिटिव, ठीक है, प्रिमिटिव और एडवांस, ये हो गया। तो ये 5 क्राइटेरिया हैं, इनके मेन 5 ये क्राइटेरिया हैं जो इन्होंने यूज किए थे, 5 क्राइटेरिया, ठीक है, इन्होंने 5 क्राइटेरिया ये यूज किए थे, ठीक है, इसको नोट कर लो, ठीक, इसको नोट कर लो। अब इसको रफ करते हैं। एक चीज और आपको हम बता दें, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है कि वो एक टेबल दे रखी है एनसीईआरटी में। अब एनसीईआरटी में जो टेबल दे रखी है उसको यहाँ पर बनाना पॉसिबल नहीं है, आप देख ही रहे हो ना, यहाँ पर उसको बनाना पॉसिबल नहीं। अगर हम बना देंगे छोटा छोटा तो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा वो, ठीक है। तो वो आप एनसीईआरटी से रीड कर लो और उसको अच्छे से रीड कर लो, वहां से भी क्वेश्चन आता है, उसको बढ़िया से रीड करो अच्छे से एनसीईआरटी से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उसको बना नहीं सकते हैं। और इसी तरीके से एक और वो टेबल है जो कि दे रखी है लिविंग वर्ड में, ठीक है, दे रखी टेबल है, बेसिकली वो किसकी फैमिली वगैरह है ना, तो उसको भी अच्छे से तैयार कर लो। पिछले उसमें बताना भूल गए थे चैप्टर में, लेकिन उसको अभी बता रहे हैं ना, उसको जो फैमिली वो है टेबल याद कर लो अच्छे से। और ये भी टेबल है क्योंकि ये टेबल इंपॉर्टेंट टेबल है ये सब, ठीक है, लिविंग वर्ड की वो जो फैमिली दे रखा है, होमोसेपियंस वगैरह, वो सब जो उसमें टेबल दे रखा है उसको पूरा याद कर लो, ठीक है, उसका क्लासिफिकेशन। और यहाँ पर जो टेबल दे रखी है ये आर्चवी टेकर वाली 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन की, उसको भी आप अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक। और यही क्राइटेरिया दे रखे हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेल स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें, ठीक है। और अब आते हैं कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म थे जिनको कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जिनको नहीं 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में जगह नहीं मिली। अब वो कौन से थे, वो थे वायरस, वायराइट, प्रियॉन्स, ये सब थे, इनको जगह नहीं दी गई 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में, इनको जगह नहीं दी गई, ठीक है, उसमें इनको जगह नहीं दी गई थी वायरस, वायराइट, प्रियॉन्स को। लेकिन एक चीज है, इनको जगह नहीं दी गई थी, इसीलिए जो है तबाही बहुत मचाते हैं। कभी देखे होगे ना, अभी कोरोना जब चल रहा था तो देखो कितनी तबाही हुई थी, बेसिकली गुस्सा आता है इनको ना कि हमें जगह क्यों नहीं दी गई है 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में। विटेकर साहब से ऐसी कौन सी नाराजगी थी, बैक्टीरिया को जगह दे दी गई, फंजाई को जगह दे दी गई, हमसे कौन सी नाराजगी थी जो हमको नहीं जगह मिली, ठीक है, इसलिए तबाही बहुत मचाते हैं ये। तो अब आते हैं, एक नोट डालिए और नोट में लिखिए, वहां पर क्या लिखना है, इन 5, अच्छा एक चीज और लिखा देते पहले हैं, 5 जो किंगडम थे वो कौन कौन से थे वो लिख लो पहले। 5 किंगडम कौन कौन से थे, 5 किंगडम कौन कौन से थे, पहला 5 किंगडम, पहला, पढ़ेंगे आप जब टेबल देखेंगे तो उसमें क्या है,
मोनेरा, ठीक है। और दूसरा आता है प्रोटिस्टा, ठीक। और तीसरा कौन सा था? फंजाई। मोनेरा, मोनेरा किसने इंट्रोड्यूस किया था? कोपलैंड ने। प्रोटिस्टा किसने इंट्रोड्यूस किया था? हेकल साहब ने। फंजाई विटेकर साहब ने इंट्रोड्यूस किया था, जो भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब नंबर 4 पर आते हैं। नंबर 4, फिर प्लांटिया और एंड नंबर 5 पर आते हैं एनिमेलिया, ठीक। तो ये 5 किंगडम इन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे। 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में ये 5 किंगडम ये थे, ठीक है। ये 5 थे। अब उसके बाद में अब नोट डालते हैं, ठीक। ये 5 किंगडम थे। अब नोट डालते हैं हम। अब हम नोट डालते हैं और उसमें क्या है, वही लिखना है। लिखना क्या, बस वही लिखना है कि वायरस वायराइड प्रियांस को ग्रुप में नहीं रखे थे, इनको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जगह नहीं दी गई थी। नोट इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वायरस इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ विटेकर ए सेलुलर और नॉन सेलुलर। ए सेलुलर मतलब किसकी बात कर रहे हैं? ये ए सेलुलर नॉन सेलुलर एक ही बात है, वायरस वायराइड और प्रियांस, ठीक है। प्रियांस इनके बारे में पढ़ेंगे बाद में। ए सेलुलर वायरस वायराइड और ए सेलुलर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक वायरस वायराइड्स एंड प्रियांस, वायरस वायराइड एंड प्रियांस, ठीक है। इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ विटेकर ए सेलुलर या नॉन सेलुलर, ए सेलुलर और नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक वायरस वायराइड एंड प्रियांस have not been mentioned, इनको मेंशन नहीं किया गया। और एक और थे, कौन से थे? लाइक यार तो दिमाग खराब हो जाता है। लाइकेन, अरे यार लिख जा भाई। लाइकेन और आल्सो नॉट मेंशन, ठीक है। ठीक, लाइकेन आर आल्सो नॉट मेंशन, लाइकेन को भी मेंशन नहीं किया गया था। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में विटेकर साहब ने जो नॉन सेलुलर थे, वायरस वायराइड प्रियांस और लाइकेन, इनको नहीं जगह दी, ठीक। ये एक नोट आप नोट कर लीजिए। उसके बाद अगला नोट, एक और लिखे नोट, जो बेसिकली देखो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, एक और क्वेश्चन बनता है। अब वो कौन सा क्वेश्चन है? वो है, एक और क्वेश्चन बनता है नोट कि मोड ऑफ मैक्सिमम मोड ऑफ न्यूट्रिशन maximum mode of nutrition in maximum mode of nutrition in
5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, मैक्सिमम मोड ऑफ न्यूट्रिशन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। जब आपसे ये पूछा जाए कि मैक्सिमम मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में किसका होता है सबसे ज्यादा, तब आप क्या जवाब देंगे? वहां पर मोनेरा जवाब देंगे। ठीक है, अगर 5 वहां पर प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों को एक साथ में ले रहा है ना, पूरे पांचों किंगडम की बात कर रहा है, वहां पर पांचों किंगडम की बात करेगा, तब वहां पर मोनेरा आंसर लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे? मैक्सिमम मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो वहां पर क्या आंसर लगाएंगे? मोनेरा। ठीक है, और जब ये बात करें मैक्सिमम मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन यूकैरियोट्स, तब वहां पर आंसर क्या देंगे? तो वहां पर देते हैं आंसर प्रोटिस्टा। ठीक है, ये क्या है, बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन रहता है, जल्दबाजी में यहाँ पर बच्चे गलत कर देते हैं। पूछता है यूकैरियोट्स, अब उनको देखे कि बहुत सारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन लिखा है मोनेरा में ना, फटाक से लगाते हैं मोनेरा। उसमें मोनेरा भी दिया होगा, कंफ्यूजन करने के लिए मोनेरा देता है वो क्वेश्चन में, वो फटाक से मोनेरा लगा देते हैं, क्योंकि मोनेरा नहीं होगा। अगर यूकैरियोट्स की बात करें तो प्रोटिस्टा होगा। ठीक है, मैक्सिमम मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा? प्रोटिस्टा होगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, ये 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है यहाँ पर। अब आते हैं 6 किंगडम की तरफ बढ़ते हैं, 6 किंगडम में बढ़ते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन वो किसने दिया था? अगर 6 किंगडम की बात करते हैं तो वो किसने दिया था? कार्ल वोश साहब ने दिया था। कार्ल वोश साहब ने दिया था। ठीक है, 6 किंगडम। अच्छा, एक चीज, एक लाइन और आपको जो बताए थे हम, वो भी लिखवा देते हैं। एक लाइन और बताए थे आपको हम यहाँ पर कि जैसे क्लेमाइडोमोनास है, क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला put together with paramecium and amoeba according to Whitaker। अगर ये पूछ रहा है कि क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला विटेकर साहब के अकॉर्डिंग कहाँ रखेंगे, तब आप आंसर क्या देंगे? अगर विटेकर साहब के अकॉर्डिंग पूछ रहा है, तब वो प्रोटिस्टा में रखा जाएगा। कहाँ रखा जाएगा? प्रोटिस्टा में रखा जाएगा। तब अगर विटेकर साहब के अकॉर्डिंग पूछ रहा है, लेकिन अगर वो विटेकर नाम नहीं ले रहा है, क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में कहाँ रखेंगे? ठीक है, तब कंफ्यूजन मत करना। अगर विटेकर नाम लेगा तभी आप जो है उसको पुट करेंगे कहाँ। अगर विटेकर नाम ले रहा है तब आप प्रोटिस्टा में पुट करेंगे उसको। लेकिन अगर ये पूछ रहा है अकॉर्डिंग टू, मतलब 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन नहीं पूछे, यहाँ पर ये पूछता है क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला, ये किसमें पुट करेंगे हम? ऐसे रेंडमली क्वेश्चन पूछ रहा है, विटेकर नाम नहीं ले रहा है। ठीक है, रेंडमली क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पर, कंफ्यूजन मत करना। तो वहां पर आंसर लगेगा क्या? एल्गी। ये क्या है? एल्गी, यूनिसेलुलर एल्गी है ये। यूनिसेलुलर एल्गी होने की वजह से विटेकर ने क्या किया था, इनको पैरामीशियम अमीबा के साथ में इनको यूनिसेलुलर किसमें डाल दिया था? ये प्रोटिस्टा में डाल दिया था। ठीक है, तो अगर पूछता है अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ विटेकर, ये किसमें पुट करेंगे, तब आप प्रोटिस्टा बोलेंगे। अगर ऐसे पूछ रहा है कि ये क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला को हम कहाँ पुट करेंगे, तो उसमें भी देगा, क्या देगा? प्रोटिस्टा भी देगा ऑप्शन में, और वहां पर प्लांटिया, एल्गी वगैरह ऐसे 2-3 बना देगा। अब आप सोचेंगे, कंफ्यूजन में आप पड़ जाएंगे कि इसको कहाँ पुट करें। अगर यहाँ पर विटेकर पूछ रहा है तब आप किसमें पुट करेंगे? प्रोटिस्टा में। अगर विटेकर नहीं लिख के दे रहा है तब आप कहाँ पुट करेंगे? प्लांटिया, एल्गी में पुट करेंगे, एल्गी में।
ये एलगी हैं, सॉरी ये क्या है, एलगी हैं। अब आते हैं, ठीक है, इतना नोट कर लो। अब शुरू करते हैं सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन। बस यही एक बचा है क्लासिफिकेशन, फिर उसके बाद में आता है नेक्स्ट किंगडम बनाएंगे आपको मुनरा, ठीक है। तो सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन। अब सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? इट वाज गिवन बाय कार्ल वोस। ये किसने दिया था? कार्ल वोस ने दिया था, ठीक है, कार्ल वोस ने दिया था, ठीक। इन्होंने क्या किया, इन्होंने दिया था, इन्होंने क्या किया था, तीन डोमेन तैयार किए थे। उन्होंने किंगडम नहीं, तीन डोमेन तैयार किए थे। और तीन डोमेन कैसे तैयार हुए थे? जो किंगडम मुनरा था उसको डिवाइड किया था दो पार्ट में, ठीक है, किसमें? आर्किया और बैक्टीरिया, दो पार्ट में उसको डिवाइड कर दिया था। और एक जो बाकी जो चार ग्रुप बचे थे उसको उन्होंने एक कंप्लीट क्या बोल देता था, यूकेरिया बोल देता। इसलिए क्या हो गया, आर्किया, बैक्टीरिया, यूकेरिया, तीन डोमेन बन गए थे, ठीक है। और इन्होंने क्या क्या बोलते हैं, थ्री डोमेन, ठीक है, थ्री डोमेन सिस्टम। और इसे हम क्या बोलते हैं, सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन बोलते हैं, और थ्री डोमेन सिस्टम बोलते हैं। थ्री डोमेन सिस्टम कौन कौन से थे? एक तो इन्होंने बनाया था आर्किया, बेसिकली आर्किया और ये आर्किया और बैक्टीरिया जो था, आर्किया, बैक्टीरिया और यूकैरिया, ठीक, ये तीन डोमेन थे इनके, थ्री डोमेन थे, आर्किया, बैक्टीरिया, यूकैरिया। तो आर्किया बैक्टीरिया, ये जो आर्किया बैक्टीरिया थे, तो आर्किया बैक्टीरिया को ये मुनरा से लिए थे इन्होंने, मुनरा को तोड़ दिया दो पार्ट में, एक को आर्किया, एक को बैक्टीरिया। तो आर्किया में आर्किया बैक्टीरिया आते थे और जो बैक्टीरिया था उसमें यू बैक्टीरिया को उन्होंने रखा था, ठीक है। तो ये आ गया। और जो यूकैरिया था उसमें बाकी जितने भी यूकैरियोट थे सब यूकैरिया में डाल दिए थे, ठीक। तो इस प्रकार से तीन डोमेन इनके तैयार हो गए थे, ठीक है। इससे क्या बोलते हैं, सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन बोलते हैं। अब सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन क्यों बोलते हैं वो हम अभी आपको बताते हैं, सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन इसको क्यों बोलेंगे वो अभी बताएंगे, आप इतना नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं इसको सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन क्यों बोलते हैं, ठीक, वो अभी आपको समझा रहे हैं। अब एक बनाते हैं टेबल, जिससे आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, पहले डोमेन तैयार किए। अब डोमेन जो तैयार किए थे वो कौन कौन से डोमेन थे? पहला डोमेन आर्किया, दूसरा एक डोमेन उन्होंने तैयार किया बैक्टीरिया, ठीक है, तीसरा डोमेन तैयार किया जिसे क्या कहा इन्होंने, यूकैरिया, ठीक। अब तीन डोमेन तैयार किए। तो आर्किया बैक्टीरिया तो आपको बताया थी, तो मुन्ना से लिया गया था। अब यूकैरिया में चार बचे, चार ग्रुप यूकैरिया में। अब वो चार ग्रुप कौन कौन से थे? एक तो था आपका प्रोटिस्टा, दूसरा फंजाई, तीसरा प्लांटिया और चौथा एनिमेलिया, एनिमेलिया, ठीक। तो ये आ गया प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया, एनिमेलिया, ये यूकैरिया में थे। तो डोमेन, तीन डोमेन तैयार किए। अगर किंगडम की बात करते हैं तो ये मुन्ना से टूट के आर्किया बैक्टीरिया बना था, तो इसलिए सिक्स किंगडम बोलते हैं। क्यों? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह किंगडम हो गए ना, क्योंकि ये आर्किया और आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया को उन्होंने अलग अलग कर दिया था। इसमें आर्की बैक्टीरिया रखी गई थी, जो आर्किया था आर्की बैक्टीरिया रखी गई थी, इसमें इन्होंने यू बैक्टीरिया को उठा के रख दिया। तो इस प्रकार से इन्होंने मुनरा को डिवाइड करके 6 किंगडम बना डाले इन्होंने, और 3 डोमेन तैयार कर दिए, ठीक। इसलिए इनको 6 किंगडम क्लासिफिकेशन कहा जाता है। इनके सिस्टम को क्या बोलता है, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन बोला जाता है, ठीक है। और किसने दिया था? कार्ल वूस ने दिया था, ठीक है। यहाँ तक आपके जितने भी
किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन थे वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके बाद में चालू करेंगे हम, क्या शुरू करेंगे, किंगडम मुनरा से कल चालू करेंगे। ठीक है, यहाँ पर कंप्लीट करते हैं इसको। अब हम यहाँ पर आज इतने रखते हैं, फिर अगले बार में चालू करते हैं। और सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। उम्मीद है आज समझाए होंगे, बहुत चीजों को समझ में आया होगा। अगर कहीं पर लेक्चर देखिए, अगर कहीं पर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में जरूर बताइए। और थोड़ा हमारी मजबूरी को समझिए, क्योंकि यहाँ पर प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं और टेबल बनाने के लिए जगह नहीं है, तो इसलिए उसके लिए पहले से आपको सॉरी बोलते हैं सभी को। आप उसको खुद से पढ़ लीजिए। ठीक है, और आशा करते हैं कि सभी को लेक्चर अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कैसा है कैसा नहीं है। ठीक है, और कुछ ना समझ में आया हो तब भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर हमें ये समझ में नहीं आ रहा है, उसको हम अगले टर्न पे उसको जरूर बताएंगे। ठीक, ओके ठीक है, आप इसको लिखिए, लिख लीजिए और रिवीजन करिए। ठीक है, थैंक यू।